और अपने जीवन का संघर्ष कर रहे हैं। और बड़े सौभाग्य की बात होती है कि इस बगिया से शिक्षा प्राप्त करना अपने आप में एक गौरव का विषय है, गर्व का विषय है। अब मैं, चूंकि समय भी हो चुका है, जिस उद्देश्य से हम सबका यहाँ एकत्रीकरण हुआ है, कोरोना काल में यहाँ सभागार में मौजूद ऐसे तमाम शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, कृषि जगत में, ऐसे तमाम क्षेत्रों में यहाँ पर मौजूद प्रबुद्ध लोगों ने अपने कर्मचारियों के जीवन निर्वाह के लिए आगे आए हैं, उनकी मदद किया है आर्थिक रूप से, ताकि उनके परिवार का संचालन होता रहे, किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी या कठिनाई का सामना उनको न करना पड़े। तो इनको हम सब कोरोना योद्धा कह सकते हैं। तो इन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए स्वदेशी जागरण मंच ने एक आयोजन रखा है, रोजगार एवं अर्थ सृजक सम्मान समारोह, जिसके क्रम में शिक्षा जगत में अपना बहुमूल्य योगदान करने वाली श्रीमती पूजा दीक्षित जी हम सबके बीच में हैं और आप सहायक प्रबंधक हैं आर्य महिला डिग्री कॉलेज में। आपने 190 लोगों को बिना किसी काम के, क्योंकि कोरोना काल में पूरी बंदी रही है, लॉकडाउन की स्थिति रही है, उसके बावजूद इन्होंने 190 लोगों को पूरा का पूरा वेतन दिया है, किसी प्रकार की कटौती नहीं की है। तो अपने आप में ये कोरोना योद्धा हैं और समाज के लिए आदर्श हैं, दूसरों के लिए प्रेरणा का विषय है, प्रेरणा के स्रोत हैं। तो आज इनका सम्मान होना है। हम सबके बीच में संजय खरे जी हैं, इन्होंने 130 लोगों को वेतन दिया है, ये तकनीकी के क्षेत्र में कार्य करते हैं। हम सबके बीच में श्रीमती रीता तिवारी जी हैं, आपने 100 महिलाओं को नियोजित किया है, उनको रोजगार का अवसर दिया है। मास्क बनाने के लिए गोधन निर्मित सम्रानी मूर्ति और बत्ती बनाने के कार्य में इनको नियोजित किया है। तो आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, आप हम सबके लिए कोरोना योद्धा हैं। राजेश कुमार मौर्य जी हैं, आपने 21 कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन दिया है, किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की है। तो आपका भी स्वागत और अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। श्रीमान आर.के. मिश्र जी हम सबके बीच में हैं, 15 मजदूरों को विभिन्न कार्यों में संलग्न रखते हुए नियमित आजीविका का साधन व वेतन प्रदान किया है। इससे इन मजदूरों के परिवारों का भी उद्धार हुआ है, उनको भी दाल रोटी का व्यवस्था हुआ है। तो आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। हम सबके बीच में अरविंद जायसवाल जी हैं, आप ट्रेवल्स का काम करते हैं और आपने अपने सभी कर्मचारियों को नियमित वेतन दिया है, क्योंकि ट्रेवल्स के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों की गाड़ियां खड़ी नहीं है। हमसे भी जुड़े तमाम ऐसे ट्रेवल व्यवसायी हैं जिनकी गाड़ियां खड़ी रही है, उनके लिए भी रोजगार का संकट रहा है। लेकिन ऐसे वातावरण में, ऐसी परिस्थिति में जिसके जीवन में खुद संकट है, वो आगे आकर के समाज के अपने साथ के जुड़े लोगों को रोजगार का अवसर दे, उनको वेतन दे, ये बड़ी बात है। आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। हम सबके बीच में अभी सत्येंद्र सिंह जी नहीं आए हैं, आप महानगर संयोजक हैं स्वदेशी जागरण मंच के। आप कृषि और बीज प्रसंस्करण का कार्य करते हैं। आपने भी 50 कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के वेतन दिया है इस पूरे कोरोना काल में। संजय विश्वकर्मा जी हैं हम सबके बीच में एसके एंटरप्राइजेस के। रामलाल गौरी जी हैं, आप राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है, आपका हैंडलूम का कार्य होता है व्यवसाय। आपने 15 लोगों और उनके परिजनों की आर्थिक सहायता की है इस कोरोना काल में। आपने भी बहुत ही अच्छा कार्य किया है, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। अमरेश मिश्र जी हैं, आप भी हैंडलूम के ही व्यवसाय से जुड़े हैं और 250 से अधिक बुनकरों की आर्थिक जो बदहाली थी उसको दूर करने का आपने कार्य किया, उनकी आर्थिक सहायता की है। आपको राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है और आपने 600 लोगों को रोजगार प्रदान किया है। इस प्रकार शारदा सिंह जी हैं, जूट का आपका व्यवसाय है। हम सबके बीच में ऑल इंडिया रोटी बैंक के किशोरकांत तिवारी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने पूरे कोरोना काल में 2 लाख से अधिक लोगों को, प्रतिदिन 1000 से 1200 लोगों को निःशुल्क भोजन कराते। मैं किशोर जी से आग्रह करूंगा एक बार खड़े हो जाएं।
निःशुल्क आपने भोजन कराने का कार्य किया और इस कार्यक्रम के बाद इनका रोटी बैंक का अपना किचन है, ये जाएंगे वहाँ पैकिंग हो रही है और गरीब लोगों को, असहाय लोगों को उनको भोजन प्रदान करेंगे। तो ये नियमित इनका कार्य है। तो ये सभी लोग समाज के लिए एक आदर्श है, हम सबके लिए अनुकरण का विषय है। तो ऐसे उद्भट लोगों का यहाँ सम्मान होना है। तो मैं मंचस्थ हमारे जो प्रबुद्ध जन हैं, महाराज जी हैं, डॉक्टर सुमन जैन जी हैं, आप तीनों लोगों से मैं समूहित निवेदन करूंगा कि मैं क्रमवार नाम बुला रहा हूं आप लोगों का। मैं डॉक्टर अवनींद्र राय जी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे परम श्रद्धेय स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी का अंग वस्त्रम और माल्यार्पण से सम्मान करें। अब मैं कविता मालवीय जी से आग्रह करूंगा, आप कुटुंब प्रबोधन के विभाग टोली के सदस्य भी हैं और आपसे मैं आग्रह करूंगा कि डॉक्टर सुमन जैन जी को माल्यार्पण कर अंगवस्त्रम देकर उनका सम्मान करें। मंचस्थ लोगों के अभिनंदन के उपरांत अजय जी भाई साहब का भी माल्यार्पण और अंगवस्त्रम से सम्मान किया जाए, क्योंकि इस आयोजन के सर्वे सर्वा आप ही हैं और आप ही के मार्गदर्शन में हम लोग कार्य कर रहे हैं। स्वदेशी जागरण मंच के जितने भी कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमारे मुखिया हैं तो मुखिया होने के नाते आपका भी सम्मान पाने का पहला हक है। एक बैठने के क्रम में थोड़ा हम पालन करेंगे। आप एक एक छोड़ के बैठेंगे तो थोड़ा सा उससे बड़े लोग प्रतिक्रिया देते हैं। एक कुर्सी छोड़ देने से अच्छा रहेगा। ममता जी आप उधर इसका जरा अब इसी सभागार में मौजूद हैं अभिजीत त्रिपाठी जी और किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत मंगलाचरण से होती है और मैं अभिजीत त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगा कि वे कृपया मंच पर आकर के मंगलाचरण करें। हाँ, इनका आप भी यही विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और आपके पिताजी यहाँ IIT BHU के प्रोफेसर रहे और आपकी माताजी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर डिपार्टमेंट में प्रोफेसर रही हैं। अभिजीत त्रिपाठी जी। धन्यवाद विवेक जी। गणपति का नाम लिए बिना कार्यक्रम कैसे होगा, तो प्रस्तुत है, सुनिए और भगवान को अपने हृदय में धारण कीजिए। सर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दं मदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलकण्ठस्थलं दन्ताद्रिदारिरुधिरै सिन्दूरशोभाकरम् वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं
सिद्धिप्रदं कामदं गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिधि 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 बुद्धि विधाता गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन गाइए गणपति जगवंदन मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बसई राम सिया बसई राम सिया बसई राम सिया मानस मोरे गाइए 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 गणपति जगवंदन शानदार, बहुत अच्छा। अब अगले चरण में हम लोग पढ़ेंगे और जिन जिन लोगों का होना है मैं क्रमवार नाम बुलाता जाऊंगा और आप लोग मंच की ओर आएंगे और हमारे मंचस्थ विद्वजन आप लोगों का अभिनंदन करेंगे। तो सबसे पहले मैं श्रीमती पूजा दीक्षित जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आवें और डॉक्टर सुमन जैन जी संभाल लीजिए। माला और अंगवस्त्र माला हाँ रखिए, पुस्तक भी है, बस एक एक करके निकालते हैं वहाँ लीजिए। हाँ इसीलिए हम रखे हुए हैं। बहुत सुंदर, थोड़ा उधर भी जरा आपको लोग जरा पुस्तक देखिए कोरोना योद्धाओं का हम लोग करतल ध्वनि से स्वागत करिए। इन लोगों ने बड़ा ही पुनीत कार्य किया है, समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। सर्टिफिकेट कहाँ है? सर्टिफिकेट कहाँ सलन जी? नहीं आप विवेक की तैयारी आप सैनिक भाई साहब कहाँ हैं? चलिए हाँ हाँ बोले अगला अगला हाँ श्रीमती रीता तिवारी जी आइए रीता जी। हाँ खड़े होते चले एक बार साथ में अच्छा आइए रीता जी। आप भी एक कोरोना योद्धा हैं। ठीक है उधर थोड़ा रीता जी उधर हाँ उधर देख सैलन जी नहीं या तो आप करिए या तो फिर हम गुस्सा मत रखो। अगला बहनों के नाम बोलिए। ये दूसरे को देगा नहीं है अच्छा वही भी टेलर रहेंगे। हाँ ठीक ऐसा बताइए। हाँ श्रीमती शारदा सिंह जी हैं, आपका जूट का व्यवसाय है। एक और
अभी सर्टिफिकेट आप कमा दे, आप कमा दे। आप एक बार पुनः आप लोग आ गया मंच पे, जिन लोगों का भी अभिनंदन हुआ है। पूजा दीक्षित जी, आप ऐसे सर्टिफिकेट देते चलिए। नाम बोलिए कौन पूजा है? दीक्षित जी हैं, एक मिनट, पूजा रीता तिवारी जी, क्या किया श्रीमती पूजा दीक्षित जी और रीता तिवारी जी, वो है आपके पास दोनों। चलिए, एक तीनों एक साथ खड़े हुए जरा जरा। आप आए एक बार, थोड़ा सा एक बार और आप आगे आना पड़ेगा। कहाँ दूसरा दीजिए ना, खाली दीजिए। इसको लाइक करना एक लिख के दीजिए ना जरा। शारदा सिंह लिख के दीजिए। 2-1 मिनट लगेगा जरा इसको चेक करने में। ये 2 जिन का पकड़ लीजिए, थोड़ा लंबे खड़े हो ना ऐसे सिस्टम से जरा। चलो दीजिए। काम थोड़ा जरूरी रखना चाहिए। शारदा सिंह जी, हाँ ये आप दीजिए, आप देखिए जिनका है। नीतू चतुर्वेदी जी आए यहाँ नीतू चतुर्वेदी जी हैं क्या? आइए, माला उधर से ले आइए। नीतू जी, तो आप पढ़ नहीं पाए क्या? दो काम एक साथ नहीं। ये लीजिए पीछे। नीतू जी को उधर उनको कर, आप जरा उधर से करें। बस अब मातृशक्ति के सम्मान के बाद मैं आग्रह करूंगा संजय खरी जी से कि आप भी वो मंच पर आ जाएं और आपका भी अभिनंदन महाराज जी के हाथों से होगा। सर्टिफिकेट हुआ आप मैं तो आप हेलो, अगले क्रम में राजेश कुमार मौर्य जी से आग्रह है कि आप भी मंच पर आवें। इधर इसको भी पकड़ो। ठीक, चलिए आइए। अगला नाम राजेश कुमार मौर्य जी। लाइए राजेश मौर्य जी। श्री आर.के. मिश्र जी, थोड़ा करतल ध्वनि से इन लोगों का स्वागत करें। ये कोरोना योद्धा हैं, इनका उत्साह बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी कोरोना काल चल रहा है और उम्मीद है कि इस वर्ष तक चलता रहेगा, तो इन लोगों में ऊर्जा बनी रहे, उत्साह बढ़ा रहे। अभी कार्य इन लोगों का समाप्त नहीं है, कोरोना योद्धाओं का। श्री अरविंद जायसवाल जी, चलिए आइए अरविंद जी आइए। श्री संजय विश्वकर्मा जी, संजय विश्वकर्मा जी हैं क्या? संजय विश्वकर्मा। रामलाल मौर्य जी, आप राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हैं, हैंडलूम से जुड़ा इनका व्यवसाय है। और नाम पलट के देखिए। श्री अमरेश कुशवाहा जी, आइए अमरेश।
अब ऑल इंडिया रोटी बैंक के किशोर कांत तिवारी जी। ये कई काम होगा, या तो लाइव कर लो। या सही कर रहे हैं। अगला कौन है? अब सत्येंद्र कुमार सिंह जी से आग्रह करेंगे, महानगर संयोजक हैं हमारे स्वदेशी जागरण मंच के। आप भी कोरोना योद्धा हैं, आप भी मंच पर आ जाएं, आपका भी अभिनंदन होगा। अभिनंदन कोरोना योद्धा के कारण है कि मैं बताता हूं। व्यावसायिक सत्येंद्र जी आगे आइए। सत्येंद्र जी एक फूड अपने जो बीज को इकट्ठा करके सप्लाई का बड़ा काम है। ऐसे इस कालखंड में 35 लोगों को काम देते रहे लगातार। इस कारण से इनका सम्मान। तो सभी के हो गए जो लिखे हैं, ठीक। अब एक अपने बीच में आदरणीय अनिल सिंह जी हैं, जो ये पूरा जो सब कुछ हैंडलूम आप देख रहे हैं, ये हैंडलूम जितना कुछ भी आप देख रहे हैं, दिल्ली के बड़े अधिकारी हैं माननीय भारत सरकार के। इसलिए मैं चाहूंगा कि अनिल जी आए और महाराज जी के हाथों से एक माल्यार्पण पुस्तक और बंदोबस्त। अब सम्मान समारोह का ये चरण समाप्त होता है और इस सभागार के जो मंच पर हमारी विभूतियां विराजमान हैं, इन लोगों का व्यक्तित्व और कृतित्व किसी से छुपा नहीं है। परम श्रद्धेय स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी हम लोगों के बीच में है और आपने गंगा जी के लिए काफी बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और वर्तमान समय में राम मंदिर का जो आंदोलन चला है, जितने भी, उसमें आपकी प्रमुख भूमिका रही है और आप ही लोगों की देन है कि सर्वोच्च न्यायालय को त्वरित ढंग से जो है राम मंदिर पर निर्णय देना पड़ा और मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। तो राम मंदिर आंदोलन के अगुवा के रूप में स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी रहे हैं और समाज को एक दिशा देते हैं, हम सबका मार्गदर्शन करते हैं। और हम लोगों ने एक छोटी सी टीम काशी में बना के स्वदेशी सैनिटाइजेशन टीम काशी, एक 5-7-10 लोगों की टीम बनाई। हमारे टीम के सदस्य भी यहाँ मौजूद हैं और काशी के विभिन्न क्षेत्रों को हम लोगों ने सैनिटाइज करने का काम किया, जिसको टीवी पर, समाचार पत्रों में, आकाशवाणी में प्रमुखता से इसको प्रचारित प्रसारित किया गया है। तो वो सब स्वामी जी की ही प्रेरणा से ये सब कार्य हम लोग समाज हित में करते रहते हैं। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि इनका बौद्धिक हम लोगों को सुनने को मिलेगा। उसके पहले, चूंकि कार्यक्रम के आप मुख्य अतिथि हैं, तो मुख्य अतिथि का उद्बोधन बाद में होगा। उसके पहले मैं डॉक्टर सुमन जैन जी से आग्रह करूंगा कि आप आज के कार्यक्रम के विषय में अपने विचार रखें। स्वदेशी जागरण मंच की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्रद्धेय स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे मुख्य अतिथि रहे प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी, जो कि एग्जामिनेशन की वजह से अभी यहाँ उपस्थित नहीं हो सके हैं, और यहाँ है सोशल साइंस फैकल्टी के जिम्मेदारी का, और वो आपके बीच समय निकाल कर किसी समय उपस्थित हो पाएंगे। मंच पर आसीन स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत प्रचारक माननीय अजय जी, जिला समन्वयक श्री विवेक शंकर तिवारी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी, सह संयोजक श्री शैलेंद्र पांडे जी और सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन,
मैं आप सभी को सादर नमन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि इस कोविड-19 के संकटमय स्थिति में इस तरह के कार्यक्रम जो आयोजित किया है स्वदेशी जागरण मंच ने और मुझे आमंत्रित करने का अवसर दिया है, मैं यहाँ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद तो शायद छोटा शब्द होगा, लेकिन फिर भी औपचारिक तौर पर मैं अभिनंदन देना चाहती हूँ स्वदेशी जागरण मंच को कि हम सभी तो पुलिसकर्मियों के प्रति, नर्सेस के प्रति, डॉक्टर्स के प्रति इस कोविड-19 में जो सराहनीय काम कर रहे हैं उनके लिए आभार व्यक्त करते आ रहे हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन ऐसे उद्यमियों के प्रति जिन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सराहनीय कार्य किया है, इस संकट स्थिति में उनको जो सम्मान देने का ये कार्यक्रम आयोजित किया है और जगह जगह पर जो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं इस मंच के द्वारा, इसलिए वो साधुवाद के पात्र हैं। उन्हें बहुत तरह से बधाई देती हूँ। दरअसल स्वदेशी शब्द जो है वो देशभक्ति से ही जुड़ा हुआ शब्द है। ये भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर देशों में भी जिन देशों ने इसको अंगीकार किया है, इसको स्वीकार किया है, वो सब देश 79279 विकसित देशों की श्रृंखला में खड़े हैं। आप हट जाइए ना, इसलिए पकड़ा दूसरा काम है। तो वो सब जिन्होंने ये स्वदेशी शब्द को अपनाया है, उसने आत्मसात किया है, वो सब देश जो भारत के हैं, भारत से बाहर हैं, वो सब विकसित देशों की श्रृंखला में खड़े हैं। लेकिन हम सब आज कहीं इनसे पीछे क्यों? क्योंकि हमने ये जागरूकता की कमी है शायद, इसीलिए ये जागरण मंच इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है हम सबके बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए। हम आज से 2000 वर्ष या और भी ज़्यादा वर्ष पूर्व की बात करें तो उस समय भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में था। क्यों? क्योंकि जो व्यापार करता था भारत, वो बाहर के देशों में, चाहे वो पश्चिमी एशिया हो, चाहे वो दक्षिण पूर्व एशिया हो, चाहे एशिया हो, पूरे समय वो व्यापार समुद्री मार्गों से और व्यापारिक जो स्थल मार्ग हैं उनसे वो व्यापार करता था। और जिस समय की बात हम कर रहे हैं, प्रथम शताब्दी ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, उस समय भारत का साम्राज्य जो था वो मध्य एशिया से लेकर इधर दक्षिण तक पूरा फैला हुआ था। इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। ये उस समय वहाँ पर जो मध्य एशिया में यारकंद है, खोतान है, कुश है, निया है, उन सारी जगह पर ये भारतीय उपनिवेश थे। और जो चाइना है वो अपना व्यापार रोम तक करता था। तो रोम तक जाने के लिए जो व्यापारिक मार्ग थे वो मध्य एशिया से होकर गुजरता था। और ये मध्य एशिया जो था उसमें भारत मध्यस्थता की भूमिका अदा करता था। इसमें जो रेशम का व्यापार था वो बहुत ही फ्लारिश था उस समय। तो चाइना को अपना व्यापार करने के लिए जब रोम जाना होता था तो मध्य एशिया वाला मार्ग ही वो अडॉप्ट करता था। और भारत ऐसा एक प्लेस था, एक ऐसा सेतु था इन दोनों राज्यों के बीच में, जहाँ पर दोनों जगह के व्यापारी आते थे, रुकते थे और व्यापार करते थे। इससे भारत को बहुत लाभ होता था। मुद्रा के लिए विदेशी मुद्रा भारत में इफरात आती थी उस समय। इसीलिए रोम ने, ये जो प्लिनी इतिहासकार है, उसने दुख व्यक्त किया और कहा कि जो रोम का सोना है वो भारत बहुत तेजी से जा रहा है, क्योंकि भारत में उस समय गोल्ड कॉइन शुरू हो गए थे। यहाँ सोने के सिक्के प्रचलित थे। सोने के सिक्के आपको मिल जाएंगे, उसके उदाहरण के तौर पर बहुत सारे सिक्कों का यहाँ संग्रह हुआ है। जो गोल्ड कॉइन है उसमें राजाओं की आकृतियाँ भी अंकित हैं, लेख भी उस पर हैं, मौजूद हैं। आप कभी देखना चाहें संग्रहालयों में अवश्य देखें उस समय का गोल्ड कॉइन। तो प्लिनी रोम को जागरूक करता है कि जो भारत से व्यापार आपका हो रहा है, इससे देश निर्धन होने की गुंजाइश है। तो रोम को कालांतर में अपने व्यापार भारत के साथ बंद कर देना पड़ा। ऐसा था हमारा राष्ट्र, क्योंकि हमारे यहाँ के जो विदेशी मसाले थे, गरम मसाले, उसकी बहुत मांग थी वहाँ पर। और जो काली मिर्च थी उसे तो वो लोग बेहद पसंद करते थे। उसे काली मिर्च की जगह पर यवन प्रिय कहते थे।
और जो कपास के वस्त्र, मलमल के जो वस्त्र बनते थे भारत में, सूती वस्त्र, वो बहुत ही महीन और बारीक बनते थे, इतने कि आप एक अंगूठी के बीच से पूरी की पूरी धोती आप निकाल लें। इतना सुंदर वस्त्र यहाँ बनाया जाता था और उसकी डिमांड बहुत होती थी। इस वजह से बहुत सारा गोल्ड कॉइन या गोल्ड भारत आता था। हाथी के दांत का व्यापार भी करता था, बहुत सारे चीज़ों का व्यापार करता था, लेकिन मुख्य रूप से ये सब थे। तो ऐसे में ये भारत सोने की चिड़िया जो आप कहते हैं वो कहीं दूर नहीं, आप प्रथम शताब्दी ईस्वी की ही जगह जाकर उसको देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद शायद हम इससे विमुख हो गए और ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल करना शुरू कर दिया। ये आधुनिक काल की हम बात कर रहे हैं। हमारे और भी देश हैं, जो ब्रिटेन है, वियतनाम है या कोरिया है, चाइना है, ये सब बड़े ही जागरूक हैं, इसीलिए विकसित देशों की श्रृंखला में आते हैं। अभी जो आपको पुस्तक मिली है, इसके साथ में एक पुस्तक हमारे माननीय अजय जी ने भी लिखा है, उस किताब को आपको देखना चाहिए। इस बुक में उन्होंने 2-3-4 उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो आपके सामने हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। ब्रिटेन में वहाँ के लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया कि जो जर्मनी की कारें बनती हैं, जो बहुत ही विलासितापूर्ण हैं और महंगी हैं, उनका हम बहिष्कार करेंगे, उनको हम नहीं लेंगे। ये है स्वदेशी चेतना उनके अंदर। दूसरी बात, वियतनाम में एक पत्रकार ने पूछा कि आप ये फटी पैंट, टाँके लगे हुए पैंट पहनते हैं, क्यों ऐसा है? क्या उत्तर दिया उन्होंने कि हमारा देश बस इतना ही खर्च कर सकता है। ऐसे ही जो अमेरिका है, उसने कैलिफोर्निया के जो संतरे का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में था और उन्होंने जापान में एक बाजार उपलब्ध कराना चाहा और उस पर दबाव भी बनाया कि संतरे का व्यापार वो करें, उसको खरीदें। लेकिन वहाँ की जनता ने, वहाँ के उपभोक्ताओं ने मना कर दिया और एक भी संतरे उनके बाजार में नहीं बिके। इसी तरह से जो आपके माइकल जैक्सन हैं, उनको जाना था चाइना और कोरिया, वहाँ के लोगों ने मना किया कि इनको हम नहीं बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सांस्कृतिक आक्रमण है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो स्वदेशी शब्द है वो एक राष्ट्रीय चेतना के बहुत सारे पक्षों का एक व्यापक विचारधारा है, जिसको हम सबको एडॉप्ट करना होगा, उसको देखना होगा, उसको अपने जीवन में उतारना होगा। जब 1905 में बंग भंग की बात हुई और बंगाल विभाजन की जब बात हुई, तो इसका घोर विरोध हुआ। और घोर विरोध कैसे हुआ? एक सभा पुणे में बुलाई गई, महासभा, और वहाँ ये निर्णय लगा गया कि हम विदेशी वस्त्रों की होलिका जलाएंगे और इसमें लाल, बाल और पाल आप सभी परिचित हैं इन नामों से। और वीर सावरकर जी ने इसका बड़ा विरोध किया। जगह जगह तेजस्वी भाषण, सभाएं आयोजित की गई और इसका घोर विरोध पूरी जनता ने करना आरंभ किया। इसमें बल्कि हुतात्मा नेहरू जी महाराज बाबू का नाम आता है। उन्होंने इसमें अपना आत्म बलिदान तक कर दिया। कहते हैं कि मुंबई में एक ट्रॉली पर लद कर जब विदेशी वस्त्र भेजा जा रहा था वहाँ के बाजार में, तो हुतात्मा जी ने उसका कड़ा विरोध किया। लेकिन जब वो ब्रिटिश सोल्जर्स नहीं रुके तो वो उस गाड़ी के आगे लेट गए और उनमें बहुत मानवीयता तो थी नहीं। उन्होंने उस गाड़ी को उसके ऊपर चढ़ा दिया, उनके ऊपर, और उसमें उनको अपने प्राण की आहुति देनी पड़ी। ये बात जो थी वो पूरे देश में फैली और एक तुरंत एक क्रांति ला दी उसमें। इसलिए उन्होंने आत्म बलिदान किया कि हम स्वराज तो आएगा लेकिन स्वदेशी उपकरणों के साथ। जो मीराबेन ने काम किया, जो चरखे से सूत काट काट कर ये स्वदेशी उपकरण घर घर में पहुंचाया, उनका ये बहुत बड़ा सराहनीय कार्य था। इन सबको देखकर जो बंग भंग का निर्णय था ब्रिटिशर्स का, उसको उनको वापस देना पड़ा। इस संदर्भ में हम एक और उल्लेख किया है आपने अपनी किताब में, पढ़ने लायक वो बुक है कि सविख्या आंदोलन जब उपरांत गांधी इरविन की वार्ता हुई, ये सब आप जानते हैं। और उसमें चर्चिल लिखता है कि जब गांधी जी को बुलाया गया तो वाइसराय के पास उसमें चाय का टाइम था, उनको चाय दिया गया और गांधी जी के लिए नींबू पानी आया। गांधी जी ने अपनी धोती से एक पुड़िया निकाली नमक की और उन्होंने कहा कि मैं अपने स्वतः निर्मित इस नमक को डालूंगा और ये मैं पीऊंगा। जी थी हमारी स्वदेशी चेतना, ये चाहिए हमको। आज हम सब कहीं पीछे हटे हैं और इसी वजह से आज हम सब इन सब चीज़ों के शिकार हुए हैं कि हमारी स्थिति, जो आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए थी, वो नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं। हम सबको उनके बगैर कहे या एक बार भी अगर उन्होंने ये बात कही है तो हम सबको उसको ग्रहण करना चाहिए बिना किसी फोर्स के।
इस बात को ग्रहण करने की आवश्यकता है। कहते हैं इतिहास दोहराता है स्वयं को, तो आज इतिहास ये पुनः दोहरा रहा है कि हम जागरूक बने अपने स्वदेश के प्रति, स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? इसका कारण है कि जो विदेशी माल है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके पास उत्पादन कहीं ज़्यादा हमसे है और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हमारे सस्ते दामों पर, और हम उनकी तरफ आकृष्ट होते हैं क्योंकि वो हमारे बजट के अनुरूप होती हैं। अगर हमें 10 रुपये की ज़रूरत है, 10 रुपये मेरे पास है, उससे किसी आवश्यकता की चीज़ों की ज़रूरत है तो मुझे वो मिल जाता है, तुरंत का काम तो वो कर देता है, भले ही वो यूज़ एंड थ्रो क्यों ना हो, लेकिन हम उसका उपयोग तुरंत कर लेते हैं, हमारी आवश्यकता के अनुरूप वो बन जाते हैं। हम मैन पावर में कहीं पीछे नहीं हैं। अगर चाइना के पास मैन पावर है तो मेरे पास भी मैन पावर की कमी नहीं है। बात ये सिर्फ है आगे आने की। हम इतना प्रोडक्शन कर लें अपने देश में, इतने ज़्यादा उत्पादन हम ले आएँ कि वो चीज़ें ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाएं और हमारे उपभोक्ताओं को थोड़ी देखने में वो आकर्षक भी हो। शायद हमको वो विज़न अपनाना होगा, वो विज़न लाना होगा। अभी कुछ दिन पहले मेरी वार्ता, थोड़ी चर्चा प्रांताचार्य जी से हुई थी, अजय जी से। उन्होंने एक बात रखी और कितनी बड़ी बात वो थी, हम लोगों को शायद हम लोग ऐसा सोच नहीं पाते जैसा विदेशी कंपनियां सोच ले जाती हैं। जैसे चंदन के टीके की बात आपने की कि चंदन का टीका हम सब लगाते हैं, भगवान को भी लगाते हैं, रोली के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। हम सब बहनों और सब इस बात को झेलते आते हैं कि गर्मी के दिनों में ये फैलता है, ये बाहर की तरफ फैलने लगता है, लेकिन उसका कोई निदान हम सब ने नहीं सोचा। जबकि रोज मंदिरों में पूजा होती है, रोज इस्तेमाल में आती है, पर उन्होंने ये दृष्टि अपनाई कि ये फैलता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और शायद वो कमिंग डेज में वो ऐसी चंदन मार्केट में ले आएंगे जो फैलेगा नहीं। हमारे पास ये विजन कहाँ से नहीं आया, क्यों नहीं आया अब तक? ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, उनसे जूझते हैं, उनकी कमियां भी हैं, फिर भी उसका कोई निदान हम खोज नहीं पाते। तो हमारे बीच आज यहाँ बहुत सारे उद्यमी जन उपस्थित हैं। हम आग्रह है मेरा कि इस तरह की बातों पर हम सब मिलकर विचार करें। ये केवल उद्यमी जन की ही बात नहीं है, हम सब खोजी प्रवृत्ति को अपनाएं और इसका कुछ निदान निकालने की कोशिश करें। ये स्वदेशी जागरण मंच इस संदर्भ में बहुत सराहनीय काम कर रहा है, लगातार काम करता जा रहा है, जागरूकता पैदा करने का काम कर रहा है, और उसी सिलसिले में आज ये अभिवादन का काम भी आपने रखा, ये कार्यक्रम, इसके लिए हम बधाई करते हैं। तो आइए आज के दिन, आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम सब यह संकल्प लें कि स्वदेशी अपनाएंगे और भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे। इसी के साथ हम वाले को विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। इतिहास में संकलित स्वदेशी आंदोलन को ताजा और साझा करने के लिए आपका विशेष आभार। इसके पहले मैं अपने वक्ता को बुलाऊं, माननीय जी भाई साहब का आग्रह कि आज जो लोग सम्मानित हुए हैं कृपया एक एक करके आप आ जाएं मंच पर और अपने अनुभव को साझा करें। तो सबसे पहले मैं श्रीमती पूजा जी दीक्षित जी से आग्रह करता हूं कि आप मंच पर आवें और 1 मिनट में 2 मिनट में अपनी बात कहें। दो शब्द अपने अनुभव के जो करने के बताने की सबके अवसर मिल जाए और इसको अलग से सुरक्षित करें लोगों को। यहाँ पर बैठे सभी गणमान्य अतिथि, मैं 2 मिनट का टाइम है और 2 मिनट में ही मुझे सारी बात करनी है, तो आप मेरा अभिनंदन इसी में स्वीकार कर लें। मैं इस संस्था में जिसमें मैं आज काम कर रही हूँ, मेरा पैशन बन गया है आर्य महिला हितकारिणी महापरिषद, जो 101 वर्ष पुरानी हो गई है और आपके BHU से एफिलिएटेड है। मेरे पूज्य दादाजी ने ये संस्था में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के साथ काम किया था और उसको जोड़ते जोड़ते आज जो 100 महिलाओं को शिक्षित करने का काम करती थी, आज हर साल हम कोई नहीं तो 4 से 5 हज़ार लड़कियां मेरी संस्था से शिक्षित होकर निकलती हैं। ये काम एक मुश्किल से एक सपना था जिसको सोचा गया था। जब 100 साल पहले औरतों की शिक्षा पे किसी ने नहीं ध्यान दिया था, तब आपके शहर में सबसे पहला आर्य महिला खुला था। स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज FRCS सर्जन रहे। विवेकानंद जी एक बार उनके घर पहुंचे और काफ़ी बीमार हो गए थे, तो कुछ समय उनको अपना उनके साथ बिताना पड़ा।
क्या परिवर्तन था, क्या भविष्य में लिखा था, वो तो कोई नहीं जानता। पर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज बरेली से छोड़ के अपना सारा कुछ बंद करके आपकी काशी में आ बसे। उसी बीच में उनको विद्या देवी जी का परिचय हुआ, जो 16 साल की थी। दुख की बात ये थी कि वो उसी समय वो विधवा भी हो गई थी, पर गौना नहीं हुआ था। पंडित जी के घर की लड़की थी, तो उनको पढ़ने का शौक था। बस वहीं से सिलसिला शुरू होता चला गया। और आज आप ही BHU से एफिलिएटेड भी हमारा एक संस्था चलती है, आर्य महिला PG कॉलेज के नाम से प्रचलित है, जिसको मेरे ससुर जी आजकल देख रहे हैं, डॉक्टर शशिकांत दीक्षित जी। और उनका भी ये प्रयत्न रहा है कि जितना हो सके और जितना हो पाएगा हम अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने जहां हम शहर में रह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ विकास हर साल करते चलेंगे। क्योंकि जिस देश में नारी शिक्षित है, जिस देश में आज आप जिसको पूछते हैं नारी तो देवो भव, वो अगर आपके देश में खुश है, शहर में, घर में, तो कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि हम ये कहेंगे कि स्वदेशी अपनाइए। क्योंकि हर औरत का श्रृंगार सबसे पहले सिंदूर है, जो मेरे अपने देश का है। तो स्वदेशी अगर हम बात करें तो नारी को याद करके, उसकी बातों को याद करके, आज हम कोरोना काल में निकल रहे, बीत रहे हमारे समय, लेकिन हम फिर आयुर्वेद की बात करते हैं, हम फिर पुरानी चीज़ों को बात करते हैं। तो इस मंच में आपने मुझे बुला के, मुझे अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है कि जो चीज़ों को हम लोग छोड़ चुके थे, आज आपके सहयोग से हम लोग फिर वापस उसी स्वदेशी चीज़ों में जुड़ रहे हैं। और आशा करती हूँ और जुड़ेंगे। महिलाओं को जोड़ के मैं हमेशा बहुत खुश होती हूँ, क्योंकि महिला वर्ग एक ऐसा वर्ग है जहाँ पे आप जो काम दीजिएगा, मुझे लगता है कि वो तन मन धन से काम करती हैं। जिस देश में महिला है, जिस देश की महिलाएं आगे हैं, शिक्षित हैं, कभी ऐसा नहीं होगा कि वो महिला पीछे रहेगी, वो देश पीछे रहेगा। इसी बात से मैं अपने आप को, अपनी वाणी को पूर्ण विराम देती हूँ। बस एक बात ये कहना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अपने आप में ये परिवर्तन देखा है और समझा है कि स्वदेशी मेरी जान है, कर्म ही मेरी पूजा है, कर्म करती रहूंगी क्योंकि हिंदुस्तान से मुझे प्यार है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा दीक्षित जी। अब मातृशक्ति के ही क्रम में रीता तिवारी जी। द्विवेदी नाम छोड़ के चल जाते, द्विवेदी सब वो भागा तो बंदो करा वाला समस्या है। सभी लोगों को हमारी तरफ से, महिला अधिकारी सारे लोगों को अंकिता महिला उत्थान समिति की तरफ से प्रणाम करती हूँ। आज जिस मंच पे मुझे बुलाया गया है, मैं इसके लिए कविता मालवीय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आज मुझे विश्वास नहीं था कि मैं यहाँ पहुँचूँगी, और जिस कार्यक्रम में मैं आई हुई हूँ या जिसमें हमको इस चीज़ के लिए आगे बढ़ाया गया, उसके लिए जितेंद्र सरस्वती महाराज जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। क्योंकि उन्होंने ही मुझे ये प्रेरणा दी थी कि मैं अगरबत्ती का कार्यक्रम करूं और लोगों के बीच में महिलाओं को जोड़ूं। पहली बार मुझे 2014 में इन्होंने उमा भारती जी के कार्यक्रम में मुझे सम्मानित करने के लिए बुलाया था, और उसी समय से मैं इनके साथ हूँ। और मेरे भाई भी हैं, मैं इनकी बहन भी हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये चाहे मुझसे इनसे बात हो या ना हो, जो भी कार्यक्रम मैं करती हूँ मैं इनको ध्यान में रख के करती हूँ कि भाई ने मुझे शुरू करवाया है और इसे मैं आगे भी ऐसे ही चलाती रहूँगी। और आज मैं 100 महिलाओं को एक दूसरे के साथ अगरबत्ती, रुई बत्ती, शमरानी, बाकी सारी चीज़ों में जोड़ते हुए, सारे लोगों को मैं कभी उनके बिजनेस, उनको मैं अपने पास में बुलाई, लेकिन मैं कभी उनके पैसे की कटौती नहीं की। मैं सोची मैं एक संत की बहन हूँ और इस ऐसे समाज से मैं जुड़ी हुई हूँ कि मेरे लिए दया, क्षमा, ये सारी चीजें मेरे लिए ही बनी हुई है और मैं इसको लेकर चलूंगी। इसके लिए मैं सारे लोगों को और कविता मालवीय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। शारदा सिंह जी। मंचासीन सभी अतिथियों को मेरा सादर अभिवादन और इस सभागार में सभी बैठे हुए अतिथियों को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। अजय भाई साहब जी के परसों अचानक से एक बात हुई कि एक यहाँ पे प्रोग्राम रखा जा रहा है और अचानक से ही हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि
हमने एक जो कोरोना पीरियड जो हमारा ये चल रहा था, तो सभी के घर में समस्याएं थी। मेरे घर में भी मेरे साथ ये था कि मुझे ऐसे 20-25 बच्चों का स्कूल का फीस भरना पड़ता था। और मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, बट हॉस्पिटल भी बंद था। सभी जानते हैं कि सभी का सभी व्यवसाय बंद था। उस परिस्थिति में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इन बच्चों की फीस मैं कैसे दूं, क्योंकि थोड़ी दिन के बाद जब स्कूल खुले तो ये हुआ कि फीस तो देनी ही है, आप ऑनलाइन क्लास कर सकते हो। उस स्थिति में मेरे साथ करीब 100 बच्चे ऐसे गांव से जुड़े हुए हैं जिनके माता पिता एकदम इस ऐसे व्यवसाय में लगे हुए हैं जो झाड़ू पोछा बर्तन का काम करते हैं, ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, बस उनका काम ऐसे ही था। उस पीरियड में मैंने अपनी एक छोटी बहन जो हमारी साथ में बैठी हैं, लक्ष्मी सिंह, उनकी मदद से हमने एक जूट का व्यवसाय स्टार्ट किया। और वैसे तो जूट पूरे इंडिया में जिसको बोला जाता है गोल्ड थ्रेड बोला जाता है, वो बहुत पुराना व्यवसाय है। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए आपको बताना चाहती हूँ कि जूट में जहाँ पे भी काम किया जा रहा है उसमें प्लास्टिक कोटेड मतलब प्लास्टिक लैमिनेटेड जूट इस्तेमाल करते हैं हम, जिसमें कि थ्रेड कम होते हैं और प्लास्टिक लैमिनेशन ज़्यादा होता है। तो हमने जो अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है उसमें हम 90% हमारा जूट ही है। कुछ जो हमारे एसेसरीज यूज होते हैं सिर्फ वो प्लास्टिक या आपके लकड़ी जैसी चीज़ें, हम टोटल हैंडमेड चीज़ों से उसको बना रहे हैं। और भाई साहब के कहने पे मैं स्वामी जी देने के लिए एक अपनी तरफ से एक स्वदेशी बैग भी लाई हूँ। लक्ष्मी जी से निवेदन करूँगी कि स्वामी जी को इसको, और मैंने ये कुछ हैंडमेड यहाँ जो बच्चे आते हैं उन्हीं को हमने व्यवसाय दिया है। जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, जो 20-22 साल के हैं, उन बच्चों को हमने सिलाई मशीन की ट्रेनिंग दिलवाई और उनसे ये बनवाया है। टोटल हैंडमेड और ये बच्चों के द्वारा बनाया हुआ है। जो 20 से 25 साल के लड़के लड़कियां हैं उन्होंने इसको तैयार किया है। तो जैसा कि भाई साहब कह रहे थे कि स्वदेशी चीज़ों को हमें अपनाना है, तो मैंने एक छोटा सा ये उपक्रम, पहले से मैं एक संस्था चलाती हूँ बच्चों की, और उन्हीं बच्चों को मैंने रोजगार देने का काम किया। और स्वदेशी जो धारणा है उसी धारणा को मैं पिछले 5-7 सालों से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे लगा कि मैं भी स्वदेशी का कुछ काम ऐसा कर सकती हूँ जिससे हम अपने ही व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू शारदा जी। अब मैं संजय खरे जी को आमंत्रित करूंगा कि आप भी आवें अपनी बात कहें। संजय खरे जी, आज आप ही को सुनने के लिए, आप ही जैसे लोगों को सुनने के लिए आप सभी गणमान्यों को मेरा धन्यवाद। और मैं एक खाली व्यापारी हूँ और फायर फाइटिंग का काम है, जो कि मॉल, मल्टीप्लेक्स, हाई राइज बिल्डिंग जो भी बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें पूरा सिस्टम इंस्टॉल होता है। और अभी एक फैक्ट्री लॉन्च कर रहा है रामनगर फेज 2 में पोल्ट्री फीड्स की, और उससे जिसमें रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा दे सकेंगे वो मेरा सौभाग्य रहेगा। धन्यवाद। राजेश कुमार मौर्य जी। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा एक फर्म है यथार्थ इंटरप्राइजेस, खादिम का शोरूम है जिसमें सूच का काम होता है। रिकॉर्ड हो रहे हैं। अच्छा, सूच का काम होता है और उसमें कोरोना टाइम में हमारे वर्कर जो है हमसे बोल रहे थे भैया 3 महीने बंद है, 4 महीने बंद है, मेरा सैलरी कैसे होगा। तो हमने कहा कि 8 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप लोग, चिंता मत कीजिए, हम कहीं से भी आप लोग के घर में कोई भी दिक्कत आने नहीं देंगे। और हमने उनका अभी तक उनको साथ दे रहे हैं, जब तक ये प्रॉब्लम रहेगी तब तक उनके साथ हम रहेंगे। सत्येंद्र सिंह जी। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, हम क्षेत्रीय बौद्धिक विचार प्रमुख,
हम लोग के मार्गदर्शक स्वदेशी नायक माननीय अजय कुमार जी, संचालक महोदय, इसके पहले मैं डॉक्टर सुमन जैन जी जो इसी जगह से संकाय से है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, संचालक महोदय श्री विवेक शंकर तिवारी जी, ये बताते चले कि ये स्वदेशी स्वावलंबन अभियान के ये प्रमुख भी हैं। इन्हीं के नेतृत्व में स्वदेशी स्वावलंबन का कार्य किया जा रहा है। और सामने बैठे हमारे स्वदेशी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु एवं भगिनी एवं काशी के प्रबुद्ध नागरिक, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। प्रणाम इसलिए करता हूँ कि 3-4 माह से हम लोग को शायद याद नहीं है कि हम लोग का कार्यक्रम पिछला कब हुआ था। कोरोना काल के इस वैश्विक महामारी में हम लोग एकदम घरों में कैद हो गए थे। बहुत ही डरावना विषय है, भयभीत कर देने वाला है। इसका वर्णन करना यहाँ समय कम है, क्योंकि 2 मिनट दिया गया है। आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि कोरोना से हम लोग कैसे लड़ रहे हैं, कैसे घरों में कैद हैं। इसका वर्णन शायद करें तो शायद रूह कांप जाएगी। सभी लोग आप विगत मार्च से देख रहे हैं। लेकिन प्रणाम इसलिए करता हूं कि हम लोग कम से कम अपने इस ये गैपिंग में अपने सभी स्वदेशी कार्यकर्ता पदाधिकारी को सजो करके रखे हुए हैं। ये हमको बहुत खुशी है कि हम तो सामने देख रहे हैं, हमारे पुराने कार्यकर्ता पदाधिकारी देख करके हमारा मन गदगद हो जा रहा है। क्योंकि समय कम है, बोलने के लिए बहुत कुछ बोला जाता है, बोला जा सकता है, लेकिन एक वर्णन मैं जरूर करूंगा कि कोरोना में तो सभी को संकट है, विश्व को संकट है, देश को संकट है, हमारे समाज को संकट है, हमारे घर को संकट है, हर परिवार के गरीबों के चूल्हा को भी संकट है। अभी संकट पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन हमको डरना नहीं है, लड़ना है कोरोना से। कोरोना का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि कोरोना काल में गोष्ठी हो रही है, तो कोरोना का जिक्र करना अति आवश्यक है। हमको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इसी तरह आगे निरंतर बढ़ते रहना है, कार्यक्रम करते रहना है, स्वदेशी के अलग को जगाते रहना है। हमारे बगल में बैठे हैं संचालक बंधु श्री विवेक शंकर तिवारी जी, मैं इनके बहुत नजदीक से इनसे जुटा हूं। इनके 2 दिन हमको भी इनके साथ सैनिटाइजेशन करने का अवसर मिला। ये मार्च से पूरे शहर में इनको एक प्रेरणा आई कि क्यों ना हम जो है एक मिशन को प्रारंभ करें। ये मिशन स्वदेशी सैनिटाइजेशन टीम काशी के नाम से पूरा तैयारी के साथ इन्होंने चलाया। आज इनके चलाने का नतीजा ये है कि पूरे गांव, पूरे शहर में, शहर के किनारे, कस्बों में एक अभियान के रूप में ले चुका है। मैं इनको भूरी मैं इनका प्रशंसा करता हूं। इसी के कार्यों को इनको देख करके ये कई बार हमसे कहते हैं कि चलिए गौशाला में चला जाए। गौशाला भी गए, वहां का भी जिक्र किया गया, वहां की स्थिति भी बहुत दयनीय थी। अभी उसमें हम लोग को आगे लगना है, क्योंकि अब बात इशारा हमको लग रहा है कि समय जा रहा है, इसलिए हम बातों को थोड़ा विराम देंगे। बस अपने बारे में कहेंगे कि मेरा कृषि कार्य भी है, मेरा व्यवसाय भी है। मेरा एक सीड प्रोसेसिंग यूनिट है, बीज संयंत्र है, जिसमें हम लोग 500 से लेकर 600 टन बीज उत्पादन करते हैं। चाहे धान हो, धान के समय हमने 500 से लेकर 600 टन धान का उत्पादन किया। गेहूं आने वाले सीजन में गेहूं का करेंगे, मटर का करते हैं, चना का करते हैं, सरसों का करते हैं। हमारे यहाँ करीब 25 से 30 वर्कर नियमित काम करते हैं, पूरे साल भर काम करते हैं, आज भी वो कर रहे हैं। और रही बात कृषि से, तो कृषि में कोरोना से कोई बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है। कृषि में हम तो चूंकि उसमें लिप्त है, हमारा कृषि कार्य है। समय से बारिश हुआ, समय से बीज पड़ा, समय से धान की रुपाई हुई, समय से निराई चल रहा है, समय से उर्वरक का छिड़काव हो रहा है, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का छिड़काव हो रहा है। तो ये वहां पर भी अनगिनत हम लोग यहाँ वर्कर काम करते हैं, 50-100 जो भी रहते हैं, उसकी कोई लिमिट संख्या नहीं होती है। लेकिन हमारे संयंत्र में 25-30 वर्कर जो है काम करते हैं, उतने लोगों का भरण पोषण होता है। और यही इसी के साथ मैं ज्यादा समय न लेते हुए विराम करना चाहूंगा। लेकिन एक दर्द थी कि जब कोरोना काल था तो पूरे देश में
सबसे स्थिति खराब थी तो श्रमिक मजदूरों की थी। हम लोग चूंकि नजदीक से जुटे हैं, गांव घर में देखते हैं जिसके घर में चूल्हा जलाने के लिए ईंधन नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, वो ठीक है सरकार दे रही है, उन लोग का काम चल रहा है, लेकिन बहुत दयनीय स्थिति थी। जरा याद करिए उस दिन को जिस दिन पूरे देश में श्रमिक मजदूर अपने अपने जगहों से पलायन कर रहे थे, कोई सूरत से, कोई बंगलौर से, कोई मुंबई से, कोई कहीं से, मतलब पूरे देश से अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। कल्पना करिए अगर आप उस जगह होते, घर में आप अपने घर सजो के रखे हैं, घर में सारा चीज आपकी व्यवस्थित है, अचानक रोटी रोजी की लाली पड़ जाए, घर को छोड़ करके अन्यत्र जाना पड़ जाए, सर पर गठरी लेकर, बच्चे को कंधे को बिठाकर, माताओं को कंधे को बिठाकर पैदल हापुड़ रोड, मुरादाबाद रोड, सहारनपुर रोड, आप लोग नजारा सभी लोग देखे हैं। देख करके भयावह, हम लोग तो टीवी देखना ही बंद कर दिए थे, इतनी दयनीय स्थिति थी कि कोई, सभी लोग को मालूम है, कोई बच्चे को अटैची पर लेकर जा रहा है, कोई किसी को कंधे पर लेकर जा रहा है, कुछ तो हम लोग ऐसे देखे जो कि अपने बीवी को कंधे पर लेकर भी जा रहे थे। तो ये विकट स्थितियां थी। इसी के साथ वो मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय स्वदेशी, जय जय स्वदेशी। किशोर कांत तिवारी जी। सबसे पहले काशी में हम लोग हैं तो जोर से लगाएंगे पार्वती पते हर हर महादेव। और मंच पे जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, बड़े भैया बैठे हैं, मैं सभी लोग को चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा परिचय है, मैं किशोर तिवारी, ऑल इंडिया रोटी बैंक ट्रस्ट। मेरी संस्था भारत के 6 राज्यों में कार्य कर रही है और हम लोग भूख पे काम कर रहे हैं। भूख, दुनिया में जो भी कार्य इंसान करता है पेट के लिए ही करता है, चाहे वो कलेक्टर का नौकरी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की नौकरी हो, इंजीनियर का नौकरी हो, मजदूरी हो, रिक्शा चला रहा हो, वो भूख के लिए काम करता है, पेट के लिए काम करता है। और उसी भूख को शांत करने के लिए रोटी बैंक निरंतर 2017 से नॉन स्टॉप, आपको मैं बताते हुए आपको ये बड़ा प्रसन्नता होगा कि 2017 में इस संस्था की जब मैंने शुरुआत की थी, नॉन स्टॉप ये सेवाएं लगातार अभी तक, आज भी 6 बजे भोजन बटेगा और लगातार चलते जा रही है। इस कोरोना काल में हम लोग के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि शादी पार्टी होता था, जो खाना वेस्ट होता था उसे हम लोग कलेक्ट करते थे और बांटते थे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आ गई कि अब तो शादी होगी नहीं, पार्टी होगी नहीं, तो खाना हमें मिलेगा कहां से। तो बड़ा दुविधा में थे। तो बड़े गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं, बड़े भैया विवेक शंकर भैया बैठे हुए हैं, हमारे IIT BHU के प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्र सर हैं। सब लोगों से जाकर मैं मिला, उन लोगों से मैंने अपनी दर्द बताई, अपनी पीड़ा बताई कि हम लोग कैसे इस सेवा को आगे लेकर बढ़े। तो सबके सहयोग से कम्युनिटी किचन की शुरुआत 24 मार्च से करी गई है रामनगर में, और लगातार ये सेवाएं अनवरत चलते आ रही है। डेली 1000-1200 लोगों को भोजन हम लोग करा रहे हैं। तो ये है रोटी बैंक। तो रोटी बैंक का एक मैं 2 लाइन गीत सुना दूं, बस अब अपनी बात को खत्म करूं कि जो दुखिया हैं वो क्या कहते हैं कि हर दुखियों का नारा है कि बाबा भोला के सहारा है, जागो रे इंसान तू जागो। और रोटी बैंक का सपना है कि रोटी बैंक का है ये सपना कि कोई भूखा सोए न अपना, जागो रे इंसान तू जागो। तो बोलिए भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बिना कोई विलंब किए मैं मंच पे आ रहा हूं और परम श्रद्धेय स्वामी जी से मैं आग्रह करूंगा कि अपना आशीर्वादन सभागार में उपस्थित लोगों को। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम गच्छ सदा। स्वदेशी जागरण मंच के हमारे संगठन मंत्री
बस भगवा वस्त्र शरीर पे नहीं है, परंतु सन्यासी के सारे लक्षण हैं। अजय कुमार जी, सुमन दीदी, विवेक शंकर जी, सामने बहुत अरसे के बाद मुंह छुपाए प्रोफेसर प्रेमचंद विश्वकर्मा जी मिले। हमें लगता है सालों बाद आमना सामना हुआ है। समय का दबाव है और कोई लंबी चौड़ी आपसे बात करनी नहीं है। मुझे 2 दिन पहले अजय जी ने बताया, हमने भावनाओं में भाई हाँ कह दिया। हाँ कहने के बाद से मुझे ध्यान आया कि मैं तो चातुर्मास में हूं, ये 80 नाला पार कैसे करूंगा इस नदी में। फिर विवेक शंकर जी को हमने तत्काल फोन लगाए थे, कहा आपने कह दिया सो कह दिया। जैसे आप अयोध्या गए चातुर्मास में, वैसे ही बीएचयू आएंगे। मेरे संकल्पों के लिए मेरा जैसा जीवन रहा है, क्योंकि काशी में किसी कार्यकर्ता के बीच मुझे कि मैं सन्यासी हूं, इसके पूर्व आचार्य जितेंद्र था और 93 से यही संघ का प्रचारक रहा और 7 साल की उम्र में सन्यास हुआ था। लगभग 34 वर्षों से श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन से मैं जुड़ा रहा। कोरोना काल में भी मैं सुन रहा था अपने संयोजक जी को बड़े गुस्से में कि बड़ा कष्ट रहा, बड़ा कष्ट रहा। अगर मेरी कोई बात खराब लगे इस 10-15 मिनट के दौरान, तो पहले से ही मैं क्षमा मांग रहा हूं। गाड़ी के पास से मैं इस कोरोना काल में 6 बार अयोध्या गया था, क्योंकि मुझे जमीन समतल कराने का काम मेरे जिम्मे था। तो जहाँ रामलला बैठे हुए थे, जब वो मूर्ति नए लकड़ी के मंदिर में चली गई तो 20 फीट नीचे मिट्टी काट के समतल किया गया, जिस पर भूमि पूजन हुआ। लेकिन हमने जो कुछ, ये जो स्वदेशी शब्द है ना, नारा बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्वदेशी में जो देसी है वो देसी शायद हमारे जीवन में नहीं उतर पाता है। देसी को हम इंफीरियर समझते हैं, हेय समझते हैं। हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 200-250 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी ने ऐसी मानसिकता हमारी बना दी, जिसके कारण कुछ चीजें हम उतने नजरिए से, हमारे मंच पर भी आने वाले लोग जिनका हम सम्मान कर रहे हैं, हमें अच्छा लगा। लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे कि हम कार्यक्रम इसलिए नहीं करते कि हम आपको एक नेम और फेम सिर्फ दें। आपका काम अच्छा है, आपको आशीर्वाद है, आपका सम्मान है, लेकिन हमारे संगठन की मूल भावना क्या है, हमारा देसीपना क्या है, इसको भी आप यहां से लेकर के जाइए। कोरोना बहुत बुरा लगा है। चाइनीज एक रोग बहुत खराब लगा है, लेकिन आपने कल्पना की कि ये कोरोना आपको क्या दे करके जा रहा है। बहुत सारी नई पीढ़ी थी, 18 साल से बड़ी उम्र होने के बाद से कभी माँ बाप के पास बैठे नहीं थे। 20-20 साल गुजर गए थे, बच्चे जान नहीं पाते थे। शादी हो गई, बच्चा पैदा किए, उस बच्चे की रोजी रोटी में ऐसे बिजी थे जिनको पता नहीं था ये संडे पापा है। संडे को घर में कौन आते हैं? जो मेरे जगने से पहले ड्यूटी जाते हैं, मेरे सोने के बाद घर में लौटते हैं। बच्चे जानते नहीं थे कि हमारा पिता कौन है। कभी अपने बूढ़े माँ बाप के बगल में बैठ करके कभी खाना नहीं खाया, घर में नमक कैसे आता है, ये हल्दी कहाँ से आती है, घर का साजो सामान। एक स्त्री सवेरे जगने के बाद कभी बच्चे के लिए, कभी सास ससुर के लिए, कभी पति के लिए 24 घंटे का उसका जीवन ऐसे जी रही है कि गोस्वामी जी के शब्दों में कि कत विधि नार सृजे जगमाही, पराधीन सपने हो सुखना। कभी बच्चों के अधीन, कभी माता पिता के अधीन, कभी पति के अधीन पूरा जीवन गुजर जाता है। लेकिन इस कोरोना काल ने उस युवा पति को भी सच्चाई दिखा दी। इस कोरोना काल ने बूढ़े माता पिता का दर्द भी बेटे के सामने ला कर रख दिया।
एक डॉक्टरों के बीच व्याख्यान था, हमने इस कोरोना के बारे में एक ही शब्द प्रयोग किया कि देसी में कहां से कहां चले गए थे और लौटने का क्रम हमारा क्या था। हमने कहा कोरोना को अगर 2 शब्दों में बांध के रखें तो वैलेंटाइन से क्वारंटाइन की यात्रा थी। यह वैलेंटाइन से क्वारंटाइन की यात्रा पाश्चात्य से पूर्व की तरफ लौटने की यात्रा थी। यह यात्रा थी सूर्यास्त से सूर्योदय की तरफ लौटने की। यह यात्रा थी तमसो मां ज्योतिर्गमय की। यह कोरोना सिर्फ हमको कोरोना एक रोग हो गया, कोविड-19 ऐसे शब्द प्रयोग कर लिए, सिर्फ इतने से नहीं। माना कि मजदूर निकले, लेकिन मजदूर निकले तो किन कारणों से निकले। जिन्होंने अपना देश ही छोड़ा था, जिनको अपने राज्य में छोटी नौकरी मंजूर नहीं थी लेकिन दूसरे के राज्य में होटल में जूठा बर्तन धोना मंजूर था, जिन्होंने अपना स्वाभिमान बेच दिया था, जो दूसरों के लिए घुटने के बल बैठते थे, ये वो लोग थे जो सड़कों पे निकल करके जब उस जगह से घर से बेघर किए गए तो उनकी माँ, उनकी मातृभूमि आंचल फैलाए, बेटा आ जाए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने घर पर रोजगार कर ले, 2 रोटी कम मिलेगी। बात इतनी सी थी, यही दत्तोपंत ठेगड़ी जी कहते हुए मर गए। नहीं समझ में आ रहा था स्वदेशी क्या है, स्वदेशी जागरण मंच का भाव समझ में नहीं आ रहा था। क्या ऐसा कह दिया था हमने? जब भी स्वदेशी की बात अजय जी मिलने आए, हमने कहा जो स्वदेशी की चर्चा शुरू होती है तो हमको बैलगाड़ी युग में ले जाना चाहते हैं। विपक्ष का ये आरोप आता है। जो लोग इस देश को नहीं पसंद करते तो हम पूछते हैं कि दुनिया के जिन देशों ने विकास किया किस आधार पे किया? क्या उनके यहाँ परंपराएं नहीं थी, उनकी अपनी संस्कृति नहीं थी? क्या सबने अपनी संस्कृति को बेच दिया? क्या सबने अपनी कला, संस्कृति, सभ्यता सबको गिरवी रख दिया? क्या दुनिया में हमसे अभागा कोई देश है क्या जो अपनी संस्कृति की जो बात आती है तो मुंह सिकोड़ने लगता है, मुंह तो ऐसे बनाता है जैसे कैसी दुर्गंध बैठ गई? यह भी पीढ़ी हमने अपने बीच से देखी है। जब मैं अपनी बात बताता हूं, अपनी आप बीती, मेरे पास कोई डिग्री नहीं, यहाँ पे ध्यान रखें। अधिवक्ता और प्रवक्ताओं के बीच में बोलना बहुत कठिन काम है, लेकिन 7 साल की उम्र से संन्यास के कारण संतों के बीच और संयोग से हमारे गुरुओं में डिग्री के नाम पे कुछ नहीं था। सिर्फ दंड संन्यास के बाद पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य का शिष्य हूं, इस नाते ये वाणी उन्हीं की दी हुई है। लेकिन अनुभव किया कई विषयों के, बहुत तकनीकी विषयों के। एक बार गंगा मंत्रालय की बैठक में गए, तकनीकी विषयों पे हमने सवाल पूछने शुरू कर दिया, क्योंकि बैठक में एकमात्र सन्यासी था और कम से कम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में किसी मंत्री की मजाल नहीं है कि वो किसी भगवाधारी को ओवर रूल्ड कर दे। ये बैठकों के अंदर भी मैं उस सौभाग्यशाली भगवाधारियों में से हूं कि 3 मंत्री जिसका नोट लेने के लिए कैबिनेट मंत्री, कोई आईएएस नहीं लगाया जाता, 3 मंत्री बैठ करके लिख रहे होते हैं जब हम बैठ के लेते हैं। लेकिन उस समय में एक अनुभव आया, इस ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेसी को अपने बारे में बड़ा भ्रम है कि वो दुनिया के सबसे योग्यतम प्राणी है। यह बड़ा भ्रम है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आइए पुनः हमें अपनी जड़ों की तरफ लौटना है। एक पूज्य संत थे जो आज बात आई, अच्छी बात है, मां अन्नपूर्णा का नगर है, हमारे तिवारी जी तो रोटी बैंक चला रहे हैं, लेकिन अगर आप हमसे आशीर्वाद मांगोगे ना तो मैं ये आशीर्वाद दूंगा कि यह रोटी बैंक सदा के लिए बंद हो जाए। जब इस देश में कोई भूखा और नंगा नहीं रहेगा तो रोटी बैंक की जरूरत है। लेकिन हमारे मन में जो खुदा बनने का भूत सवार है, हमारे मन में प्रभुत्व का जो द्वंद्व अंदर खाने चल रहा है कि हम दाता हैं, इसी भाव में से गरीब पैदा हुआ। एक बड़े संत के पास बैठा था, उन्होंने गुजरात के अंदर उन्होंने बड़े क्रांतिकारी काम किए।
हमने पूछा महाराज जी करते क्या है? तो कहे मैं गरीब मिटाता हूँ। गरीबी नहीं मिटाता। हमने कहा कैसे? तो कहा मैं उनके बीच रोजगार के अवसर पैदा करता हूँ और उनके अंदर स्वाभिमान पैदा करता हूँ। हमने जिससे भी कहा, विवेक शंकर जी से चर्चा हुई, विवेक जी ने कहा कि महाराज जी ये सैनिटाइज नहीं हो रहा, ये सैनिटाइज नहीं हो रहा, ये इतने कर्मचारी। हमने कहा नगर निगम में कितने कर्मचारी हैं? हम खाली बैठे हैं घरों में, क्या 1600-1800 रुपए की सैनिटाइज वो दवा छिड़कने वाली मशीन होती है, उसी से सैनिटाइज किया जाता है। क्या 1800 रुपए हमारे पास नहीं है कि हम मशीन खरीद लें? 5 लीटर 20 लीटर तक का वो डिब्बा होता है, ले लें। धीरे धीरे क्रम चला तो इन्होंने कहा कि पहले कार्यक्रम में आके आप झंडी दीजिए। उन्होंने कहा मैं हरी झंडी नहीं दिखाऊंगा, भगवा झंडी दिखाऊंगा। मैंने भगवा झंडा ही दिखाया था पहले उनके कार्यक्रम में। इसके बाद वो काफिला चल पड़ा, लोगों ने 2-2 हजार की मशीन खरीद करके। आज मुझे कहने में गर्व महसूस होता है कि हमारे इस छोटे से शहर में 25-30 लाख की आबादी में 600 मशीन है सैनिटाइज करने के लिए। किसी नगर निगम की हमको जरूरत नहीं है। एक संघ के बहुत वरिष्ठ विचारक थे यादवराव देशमुख। यादवराव काका मुझे बिठा करके कहे बेटा, मैं उनके तो बच्चे जैसा था कि बेटा शिक्षा के क्षेत्र में अगर क्रांति चाहते हो तो एक काम करो ना, प्राइमरी स्कूलों में प्रधानाचार्यों से पूछोगे तो कहेंगे कि DY क्या है, DIOS या DS, ये हमें वो जिला विद्यालय निरीक्षक हमें सुविधा नहीं देता, ये नहीं करता। क्या ऐसे लोग मिल सकते हैं जो 5 लाख रुपए खर्च करें? तो हम ढूंढे जा सकते हैं समाज में, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कहेंगे उस विद्यालय में टाट पट्टी है कि नहीं, बच्चों के पास स्लेट है कि नहीं, कितने बच्चे हैं स्लेट, खड़िया, टाट पट्टी उनके लिए उपलब्ध कराए जाए। धीरे धीरे ये अभियान चला और मुझे कहने में यह गर्व महसूस होता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकारी विद्यालयों को प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने गोद लेने शुरू कर दिए और आज वो विद्यालय, मैं पूछता हूँ कि एक यूपी गवर्नमेंट का विद्यालय हो और एक केंद्रीय विद्यालय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट तो केंद्रीय विद्यालय में हम बच्चे का एडमिशन कराने के लिए सोर्स लगाते हैं, सांसद कोटे की सीट तक ले लेते हैं। क्या कारण है कि स्टेट गवर्नमेंट के विद्यालयों में हम बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते? निश्चित तौर से सुविधाओं का अभाव है। अगर उस इलाके के लोग उन विद्यालयों पर ध्यान देना शुरू कर दें तो ये बीमारी कम से कम दूर हो जाएगी। हमारी मानसिक अवस्था जो है, मैंने कहा ना स्वदेशी में जो हमारा देसी बना है, इस सरकार देगी विद्यालय में, सरकारी विद्यालय क्या बचे हैं? खिचड़ी से लेकर के मालपुआ पकाने तक अध्यापकों का काम क्या है? जनगणना करने का। भैंस से लेकर के बकरी और आदमी तक गिनती करा लीजिए। अभी टीका, इस 73 दिनों के अंदर टीका लगाना है, कोविड का टीका आ जाएगा और 73 दिन में 3 दिन बीत गए हैं, 70 दिन के बाद टीके लगने शुरू हो जाएंगे। तो टीका लगाना है। अब वो प्राइमरी के सारे मास्टर टीका लगाने चले, पढ़ाएगा कौन? तो हमने सारी व्यवस्थाओं को तहस नहस करके रखा है। ये देसीपना हमने खत्म कर दिया। गांव में क्या था? विवाह था और उस गांव के विवाह में धोबिन सुहाग देती है, चमाइन मोर देगी, डोम के यहां से डलिया आएगी, बढ़ई के यहां से पीढ़ा आएगा, हल गाड़े जाएंगे। अरे इस पूरी वर्ण व्यवस्था के अंदर से एक एक चीजों को जुटा करके गांव का एक समन्वित आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर गांव होता था। दुर्भाग्य से हम अंग्रेजों की बनाई जीडीपी फंस गए। खेत में किसान ने पैदा किया और उस पर घर आत्मनिर्भर है। हम मसाला भी खेत में पैदा कर लिए, सब्जी भी घर में, आटा, गेहूं, चावल, दाल सब कुछ हमारे खेत में पैदा हो गया। तो हमारी जीडीपी कुछ नहीं है, 0 है। लेकिन वही गेहूं हम बाजार में बेच दिए तो हम जीडीपी के हिस्सा बन गए। ये फालतू के तर्क, फालतू की परिभाषाएं कौन लेकर के बैठा इस देश के अंदर? अगर प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आत्मनिर्भर देश चाहिए तो हम चूंकि प्रबुद्ध लोगों के बीच में बात बोल रहे हैं, एक सन्यासी इसलिए नहीं कहा कि आत्मनिर्भर क्यों चाहिए।
आगे के दिनों में जो मुझे दिख रहा है वो आज आप पहली बार आपसे शेयर कर रहा हूं। 13 सितंबर को बृहस्पति मार्गी हो जाएगा। 13 सितंबर के बाद कोरोना न के बराबर होगा, 0। ये मेरा अपना आकलन है कि 13 सितंबर से बृहस्पति मार्गी हो जाएगा। लेकिन नवंबर में जब बृहस्पति पुनः वक्री होकर के लौटेगा तो विश्व युद्ध को जन्म देगा। विश्व युद्ध नहीं टलने वाला है। इसलिए इस देश के प्रबुद्ध जनों का इस स्वदेशी के मंच से एक जो बड़ा कर्तव्य है, अभी देश को आगामी 1 वर्ष तक संभाल कर रखना। अन्न तो इस देश में पैदा होता है, अन्नपूर्णा गांव के किसान को पहली बार प्रतिष्ठा दी गई। किसी को 80 करोड़ लोगों को खाने का राशन पहुंचाया गया। और मेरी जानकारी है एक घर में 15-15 व्यक्ति हैं, 5 केजी के हिसाब से उनको राशन मिला, 75-80 किलो, और उसने 50 किलो महीने में बेच दिया। 25 किलो में काम चला लिया। राशन घूम करके दुकान पे वापस गया है। तो राशन कम से कम दाल, चावल, गेहूं, आटा, ये आयात विदेश से करने की हमारी स्थिति नहीं है। हम अब आत्मनिर्भर हैं, इसलिए हम भोजन से जिंदा रह सकते हैं। और दूसरी बात, कोरोना के लिए रामबाण तो भारत की सांस्कृतिक परंपरा थी। मैं अपनी बात को पूरा करते हुए कि पूरे विश्व का जो मृत्यु दर का आकलन है, उस आकलन में एक बात आई कि पूरे विश्व में मौत कैसे हुई। तो 1000 पुरुष जहां मरे हैं इटली में, अमेरिका में, वहां पे 953 महिलाएं भी मरी। लेकिन हिंदुस्तान में 1000 पुरुष पर यह आंकड़ा 355 का है। सिर्फ 355 स्त्रियां मरी हैं। जानते हैं क्यों? इसलिए कि मेरी माँ तो घर में बिना हाथ पैर धोए, ये चप्पल जो है गेट के बाहर ही रहेगा, दरवाजे के बाहर। ये तो गांव के घर के संस्कार थे। ये बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज करना, जब तक लक्ष्मण का गए तो हाथ धोते हैं, शौच गए तो वैष्णव हमारी जो पूरी परंपरा है साधु सन्यासियों की, शौच किया तो स्नान करना ही हो, जाड़ा हो चाहे गर्मी हो। उस जमाने में गर्म पानी नहीं मिलते थे। जब से परंपराएं बनी है तो साफ सुथरा रहना अब समझ में आता है। नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान क्यों प्रारंभ किया था? स्वच्छ भारत अभियान का असर इस कोरोना काल में स्वच्छ रहने के कारण हमारी एक मानसिकता बन गई। अन्यथा मजाक उड़ाने वालों ने बहुत मजा आ जाए। और अभी भी मेरा कहना है, अगर हम देर नहीं हुई है राष्ट्र ऋषियों के विचारों पर आत्म मंथन करते हुए अगर हम घर लौट आए, अपने अंदर स्वाभिमान हमने पैदा कर लिया कि 2 रोटी खाएंगे। मैं जानता हूं कि 15 से 20 हजार रुपए बाहर कमाने वालों को 2000 रुपए बचते नहीं है कि वो अपने गांव भेज सके। लेकिन गांव में अगर 5000 रुपए कमाएगा तो 5 के 5000 रुपए उसके पास सुरक्षित होंगे, क्योंकि घर का आटा दाल है उसका खाने के लिए। उसके गांव के अपने आत्मीय जन है, बाहर प्यार ढूंढता फिरता है कि कोई प्रेम से मुझे मित्र कह दे, भाई कह दे, बंधु कह दे। वो बाहर इसको नहीं ढूंढता फिरता है। उसमें से स्वदेशी की जो मूल अवधारणा है, सिर्फ आर्थिक चिंतन नहीं है, सिर्फ एक सामाजिक चिंतन नहीं है, मूल चिंतन है हमारे अंदर स्व का भाव जिंदा है क्या? हमारे अंदर देसीपना, अपने देश से प्यार, अपनी मिट्टी से लगाव, अपने माता पिता। जब हम देश और मिट्टी की बात करते हैं तो एक एक चीज सिर्फ वाल्मीकि रामायण का कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, यह वाक्य सिर्फ कहने के लिए नहीं होता है कि सोने की लंका ठुकरा करके एक 14 साल से बियाबान पड़े अयोध्या को लौट करके राम जो है उसको बनाने का, और कैसा तैयार करते हैं कि दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं ऐसा राम राज्य खड़ा करने का जो संकल्प लेते हैं। मैं मानता हूं स्वदेशी की अवधारणा उसी के बीच से है। और जिन लोगों ने रोजगार का सृजन किया,
जिन्होंने एक दूसरे की सहायता की, सेवा की, सभी को एक संत सन्यासी के नाते मेरा ढेरों सारा आशीर्वाद। और एक बात कहूंगा कि आपने पिया, आप दाता नहीं हैं, ये भाव मन से निकाल दीजिएगा। आप काशी की पवित्र भूमि पर पैदा हुए हैं। बाबा विश्वनाथ ने आपके मन मस्तिष्क में जो भाव भरा, आप किसी के सहारा बने, आप नहीं करते तो ये अन्नपूर्णा का नगर है। माँ अन्नपूर्णा स्वयं खिलाने के लिए बैठी है, यहाँ कोई भूखे नहीं सोता है। इस भाव से काशी में लोग जीते हैं। और जिसने नहीं स्वीकार किया इस भाव को, वो काशी के बाहर गया वेद व्यास जी की तरफ, वेद व्यास नगर में पड़े हुए हैं जाकर के। इस नाते मैं आप सबसे इतना ही कहूंगा कि सारे आयोजन समूह से आगे के आने वाले दिनों में स्वदेशी की मूल अवधारणा देसी और स्वाभिमान अगर यह हम पैदा कर दिए तो शायद मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई, क्योंकि जब ये नौकरियां, ये रोजगार, ये शब्द नहीं थे तो हमारे देश में कोई बेरोजगार नहीं था। हमारे घरों में 10 भाई अगर थे तो 10 के काम तय थे। एक व्यक्ति आज भी घर में, जिनके यहाँ 4 लोग हैं ना, आज भी एक व्यक्ति का काम है कि शादी के जितने कार्ड आएंगे न्योता यही करने जाएगा। सारे रिश्ते नाते निभाने का काम इसका है। खेत पे जाने का काम एक भाई करता है। घर में भोजन की चिंता, घर में क्या नहीं है, भोजन सामग्री, तो हमारे यहाँ कोई बेरोजगार नहीं था। ये बेरोजगारी की अवधारणा नौकरी के कोख से जन्म लेती है। इसलिए हम स्वदेशी, स्वावलंबन, हम एक दूसरे के लिए सहारा बन सके, यही हमारा मानवीय गुण है। हम मनु की औलाद होने के नाते, मनु की वंश परंपरा में होने के नाते जो मनुष्य का भाव है वो इसी संस्कृति में से निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ नारायण श्रीहरि। बहुत बहुत आभार महाराज जी। इसके पहले कि अध्यक्षीय उद्बोधन हो, हम सबके बीच में श्री राजकुमार मिश्रा जी बिल्डर हैं, थोड़ा आने में आपके विलंब हुआ है। आपका सम्मान हो चुका है ना? हो गया। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए अजय जी भाई साहब, बौद्धिक विचार प्रमुख हमारे क्षेत्र के। देखिए, अध्यक्ष उद्बोधन तो अध्यक्ष को देना था, लेकिन अध्यक्ष विश्वविद्यालय के प्रशासनिक काम में व्यस्त है। लेकिन हमें, जैसा कि एक महात्मा ने, एक संत ने एक वचन दिया है कि हमको अपने मूल में लौटना है, देशी को समझना है, स्वदेशी का विकास करना है और विदेशी को भगाना है। तो बड़े सरल तरीके से हम बच्चों की कक्षाओं में बताते हैं कि नीम का दातुन देशी है और बाबा रामदेव जी की दंत कांति स्वदेशी है, कोलगेट पेप्सोडेंट विदेशी है। बहुत सरल तरीके से हम बताते हैं, गांव-गांव जाकर के बता रहे हैं, घर घर कह रहे हैं कि आप थोड़ा अपने को पहचानिए, अपने को याद करिए, आत्मचिंतन करिए, अपने गांव की तरफ देखिए और अपने हुनर का विकास करिए। विद्यालयों में कह रहे हैं बच्चों का सुलेख ठीक करिए, उनके हस्त कौशल को बढ़ाइए। यह कोशिश में स्वदेशी जाण मंच पिछले 28 वर्षों से लगा है। आज संत जन के श्रीमुख से जो शब्द निकले हैं कि देश के 135 करोड़ से अधिक आबादी में देशी का भाव जगे, गांधी का स्वप्न साकार हो, जेपी का वह सर्वोदय हमारे हृदय में उतरे और हम मन बना लें कि नानाजी देशमुख के स्वप्न पर कि 1 एकड़ का किसान अपने बैंक में प्रतिवर्ष सब खर्च करने के बाद वह 1 लाख की बचत रखेगा। इस स्वप्न को साकार करने के लिए हम बड़े अभियान में चल रहे हैं। आपको एक आंदोलन की सूचना भी दे रहे हैं कि आने वाले 25 सितंबर से दीनदयाल जी के जन्मदिन पर बुद्ध की साधना स्थली से, जहां बुद्ध ने 16 महीने साधना की कौशाम्बी में,
वहां से इस पूरे भारत को संदेश देने के लिए 45 दिन की यात्रा बुद्ध की साधना स्थली कौशाम्बी से प्रयागराज के भारद्वाज मुनि के आश्रम तक आएगी। गांव-गांव जाएंगे। उस यात्रा के 5 उद्देश्य रखे हैं। स्वदेशी की स्वीकार्यता, स्वदेशी के जीवन में अभिव्यक्ति, स्वरोजगार की संभावनाओं को खोजते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाना और स्वावलंबी भारत में अपने को मजबूती से खड़ा करना। गुड मॉर्निंग की संस्कृति की जगह जय श्री कृष्णा की संस्कृति को स्वीकारना, भारत माता की जय जयकार करना, वंदे मातरम हर गली से निकले, इस संभावना के लिए यात्रा पर निकल रहे हैं। और तीसरा, संविधान में जो बाबा साहब ने कहा था कि समतामूलक समाज बनाएंगे, इस समतामूलक समाज बनाने का जो शब्द है, उस शब्द को हमने स्वीकार किया है। गांव-गांव जाकर के कहने वाले हैं कि हम समता के लिए आपके बीच में आए हैं और एक समरस राष्ट्र खड़ा करना चाहते हैं। और आज जो जातियां दीवारों के रूप में बोल रही हैं, इनको गिराने के लिए कह रहे हैं, आवाज नहीं लगा रहे हैं। इसलिए हमने एक नायक जो तय किया है, जो बुद्ध पर रिसर्च स्कॉलर है, दिल्ली विश्वविद्यालय का है, और इन वर्ण व्यवस्था में दलित की कोख से निकला हुआ डॉक्टर सुरेश नागर चौधरी को तय किया है कि उस यात्रा का नायक होगा और इस सामाजिक समरसता का आयाम को पूरा करते हुए, स्वदेशी के बोध को जीवन में स्वीकार करते हुए, आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा पर आगे बढ़ते हुए और आप सबको इस यात्रा में आमंत्रित करते हुए भारत माता की जय जयकार के लिए, जय स्वदेशी बोलने के लिए, जय जय स्वदेशी बोलने के लिए जब बाजार जाएंगे, सामान स्वदेशी लाएंगे। दूध दही के देश में पेप्सी कोला नहीं चलेगा। दूध दही अब थाली में, पेप्सी कोला नाली में। देशी गैया घर में लाओ, बीपी शुगर दूर भगाओ, एक धक्का और दो, चीन का मुंह तोड़ दो। चीन का जो यार है, देश का गद्दार है। बंधु भगिनियों, इस अवधारणा के साथ में नए भारत का निर्माण करने जा रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि इस भारतवर्ष में जैसे प्रभु श्री राम की ईंट रखती चली जाएगी अयोध्या में, उन ईंटों पर जैसे जैसे श्री राम लिखा है, उनके माथे के पसीने को जैसे विश्वामित्र ने दैत्यों का नाश कराया, वैसे इस देश में पश्चिम से आई हुई बेरोजगारी का हम नाश करेंगे, नए भारत बनाएंगे। हम नए भारत में आपके आह्वान को, आपकी प्रेरणा की शक्ति को, स्वदेशी के देश भर के कार्यकर्ताओं की शक्ति को, उनके बहते हुए माथे के पसीने को भारत माता की गोद में गिर करके स्वर्ण भरने की आशा के साथ आपको आमंत्रित कर रहे हैं। आप आइए इस जय जय गान में, इस भारत भूमि के बंधन में, यह जय जय स्वदेशी के गान में मित्रों, इन्हीं संभावनाओं के साथ भारत माता की जय। अब